Hello and welcome to Lucid Concepts. This is Anshu, and in this video we are going to discuss about National Family Health Survey. तो देखेंगे NFHS क्या होता है और NFHS रिलीज कौन करता है और कैसे रिलीज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर NFHS 1 से NFHS 5 कौन कौन से ईयर्स में ये कंडक्ट करवाया गया और कहाँ पे कितनी गैपिंग थी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, कोई भी जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव होती है, स्कीम्स होते हैं, वहाँ पे सर्वेस होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। तो NFHS के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि NFHS 5 जो अभी अभी रिलीज किया गया 5 मई 2022 को, उसके बारे में हम देखेंगे कि की हाईलाइट्स क्या है उसके। तो स्टार्ट करते हैं। NFHS जो होता है एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होता है। लार्ज स्केल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरे भारत एंड यूनियन टेरिटरीज के जो है लाखों घरों से सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है, फिर जाके रिपोर्ट कंपाइल की जाती है और रिलीज की जाती है। ठीक है, इसीलिए हम इसको लार्ज स्केल कह रहे हैं। एंड मल्टी राउंड सर्वे होता है, एक राउंड में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे फोकल पॉइंट्स होते हैं और मेनली ये वुमेन एंड चिल्ड्रंस के हेल्थ एंड वेलबींग पे ध्यान देता है ये रिपोर्ट। बट इसके उसमें भी बहुत सारे फोकल पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फोकल पॉइंट्स मतलब जिस पे ज़्यादा ये फोकस करती है NFHS, तो उसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। तो ये NFHS क्या है, एक लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होता है जो कि पूरे भारत में जो है वो काफ़ी सारे लाखों के संख्या में जो घरों से सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है, फिर डेटा को एस्टिमेट करते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर रिलीज किया जाता है ये रिपोर्ट। तो ये है इसके कुछ फोकल पॉइंट्स। सबसे पहला तो फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मतलब एक विमेन की जैसे रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है 13 to 15 के बीच, तब से लेके पूरे लाइफ में वो कितने बेबी को डिलीवर करते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। और ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता है, पूरे एक पॉपुलेशन के लिए, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या फिर एक पर्टिकुलर रीजन के लिए या पर्टिकुलर स्टेट के लिए या फिर नेशनल लेवल पे फर्टिलिटी रेट जो है ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करती है, इसके बारे में ये रिपोर्ट जो है ये बताती है कि कहाँ पे फर्टिलिटी रेट कितना ज़्यादा है, कितना कम है, कहाँ पे बैलेंस्ड है। और दूसरा है कि इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कौन से स्टेट में ज़्यादा है, कौन से रीजन में कम है, कहाँ पे बैलेंस्ड है, उसके बारे में बात करती है। नाउ व्हाट इज इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट? तो देखिए, पर 1000 बेबी डिलीवर अगर हुआ है तो उसमें से कितने बेबी की डेथ हो गई है, उसको बोलते हैं इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। और जब भी हम इस तरह की चीज़ें बात करें, फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो वहाँ पे टाइम स्पेसिफिक होता है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर हम 6 मंथ्स मान लें तो 6 मंथ्स के अंदर ये चीज़ें हुई हैं, एंड 1 ईयर मान लें तो टाइम स्पेसिफिक होता है। फिर इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें तो केरला में आपको काफ़ी कम मिलेगा ये, वहीं बिहार में बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड फर्टिलिटी रेट के मामले में भी ऐसा ही, बिहार में आपको ये ज़्यादा मिलेगा। इस रिपोर्ट में भी यही देखा गया, तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग थर्ड पॉइंट है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग कहाँ पे कितना किया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होगी, फैमिली प्लानिंग की सुविधा वहाँ पे कम होगी, लोगों के बीच इतना अवेयरनेस नहीं होगा। और भी बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि फैमिली प्लानिंग कौन से एरिया में ज़्यादा है, कहाँ पे इसको लेके कम अवेयरनेस है, तो ये भी एस्टिमेट करती है रिपोर्ट। ओके, फोर्थ है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो जो मदर्स होती हैं वो बेबी डिलीवर करने के बाद एंड उसके कुछ टाइम पीरियड तक, जैसे कि न्यू नेटल एंड पोस्ट नेटल हेल्थ उनका कैसा होता है, फिर बेबी डिलीवर जब होता है तो उसके कुछ टाइम पीरियड तक उसका हेल्थ कैसा होता है, न्यू नेटल एंड पोस्ट नेटल। न्यू नेटल पोस्ट नेटल की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि जैसे बेबी डिलीवर हुआ उसके जस्ट बाद, एंड पोस्ट नेटल मतलब उसके कुछ टाइम बाद। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड एनीमिया के बारे में भी इस रिपोर्ट में जो है वो देखा जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा है किसी एरिया में, फिर न्यूट्रिशन लेवल क्या है वहाँ पे, जो कि मैंने अगर हॉस्पिटल्स वगैरह में बेबी डिलीवर किया जाता है तो कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह एस्टिमेट करके इसको जो है ये एस्टिमेट किया जाता है। फिर एनीमिया, एनीमिया मतलब ब्लड में आयरन की मात्रा कम होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। जो नॉर्मल लेवल है उससे कम होती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया। सो ये भी यहाँ पे देखा जाता है कि कौन से एरिया से एनीमिया की प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
अभी जो पिछला रिपोर्ट आया था उसमें भी देखा गया था कि एनीमिया की प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारे एरिया से निकल के आए थे कि बहुत सारे वीमेंस जो है जहाँ पे एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए डिसाइड भी किया गया था कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको उनकी मदर्स को जो है ये एनीमिया से जो भी आयरन की जो पिल्स होते हैं वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सर्वे से ही पॉसिबल हो पाता है ये सब कुछ जानना कि कहाँ पे जो है किस तरह का इनिशिएटिव लेना है, उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। और फिर क्वालिटी ऑफ हेल्थ क्या है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ जो भी डिस्कस किया हमने। एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, मतलब किसी एरिया में सबसे पहले तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं कि नहीं, और अगर वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं स्पेशली विमेंस एंड चिल्ड्रंस के लिए जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पीडियाट्रिशियंस होते हैं, वो सब है कि नहीं। और अगर वो हैं भी तो क्या वहाँ पे मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो मशीन्स होते हैं, जो भी सुविधाएं होती है, जो ज़रूरी होता है एक वुमेन एंड चाइल्ड की हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी होता है वो वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं उस हॉस्पिटल में, उस नर्सिंग होम में। तो ये सारा कुछ यहाँ पे देखा जाता है इस रिपोर्ट में। ओके, हिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिपोर्ट जो है ये रिलीज करता है। ठीक है, इसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर बोलने वाली यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर डेजिग्नेट करती है IIPS को एज द नोडल एजेंसी, IIPS मुंबई। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे होता है तो ये कोई एक मिनिस्ट्री या कोई एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन इसे मैनेज नहीं कर सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो हेल्प करते हैं यहाँ पे। और तो इसीलिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर है वो IIPS को जो है डेजिग्नेट की हुई है एज अ नोडल एजेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, फिर IIPS क्या करता है, तो ऑब्वियसली असिस्ट करेगा। तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का जो ये सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वहाँ पे असिस्ट करता है, टेक्निकल गाइडेंस देता है। और ORC मैक्रो जो है US का है ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं वो असिस्ट करते हैं। तो ORC मैक्रो जो होता है ये USA का है और ये टेक्निकल असिस्टेंस देता है। अब इतने लार्ज स्केल पे अगर डेटा को आपको जो है वो सही से एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है, कंपाइल करना है, उस डेटा को मैनेज करना है, तो यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस तो लगेगा ही। तो ORC मैक्रो प्रोवाइड करते हैं, ये आपको ध्यान में देना है। और बहुत सारे वेरियस अदर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो अपने डिफरेंट स्पेसिफिक इश्यूज पे बात करते हैं, मतलब हेल्प करते हैं। ओके, अगर हम इसके फंड की भी बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो फंड आता है, इतने लार्ज स्केल पे ये सर्वे हो रहा है तो फंड तो चाहिए ही। तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे फंड देने में भी वो लोग हेल्प करते हैं। तो बहुत सारा हेल्प मिलता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से भी और दूसरे NGO से भी, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। ये आपको ध्यान में रखना है, जनरल सा पॉइंट है। ओके, नाउ अब तक कितने सारे NFHS कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अभी NFHS 5 रिलीज किया गया, तो इससे पहले भी 4 जो है वो कंडक्ट करवाए गए होंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि फर्स्ट राउंड ऑफ NFHS कब कंडक्ट करवाया गया था, तो ये 1992 से 1993 में कंडक्ट करवाया गया था, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। सेकेंड राउंड 1998 से 1999, थर्ड 5 to 6 एंड फोर्थ जो है ये 15 to 16। बेसिकली आप देखेंगे 5 years की गैपिंग है, 5-6 years की गैपिंग है ये इन दोनों में, NFHS 1, 2, 3 में। लेकिन 3 to 4 के बीच जो आप गैपिंग देखेंगे, ज़्यादा गैपिंग है यहाँ पे, 8-9 साल की गैपिंग है। तो ऐसे कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट ये जनरल सा पॉइंट है, बेसिक से आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। देखिए 6 से लेके सीधे ये 15 में हो रहा है एंड 15-16 के बाद ये 1920 में NFHS 5 जो है वो मतलब अभी रिलीज किया गया। तो यहाँ पे 4 साल की गैपिंग है। इस वीडियो में जहाँ पे भी हम NFHS 4 की बात करेंगे तो 15-16 की बात कर रहे हैं, NFHS 5 की बात करेंगे तो 1920 की बात कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि आगे जो है अभी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे कि अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रख सकते हैं आप इसको। NFHS 1, NFHS 2 एंड 3 में यूनियन टेरिटरीज को जो है ये इंक्लूड नहीं किया गया था एक्सेप्ट दिल्ली को इंक्लूड किया गया था, मेन लैंड पे भी है और कैपिटल सिटी भी है। लेकिन दूसरे जो यूटीज हैं
उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर NFHS 4 में, क्योंकि स्पेसिफिकली पहले देखा जाता था कि स्टेट लेवल एस्टिमेट्स इनका पर्पस था स्टार्टिंग में, और फिर इनको लगा कि नहीं, यूटीज को भी शामिल किया जाना चाहिए, तो यूटीज को सिंस NFHS 4 इंक्लूड कर रहे हैं तो 4 और 5 में इंक्लूड किया गया। और इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट्स भी शामिल किया गया। मतलब एक पूरे स्टेट है, पूरे स्टेट में जो है ये आ रहा है कि यहाँ पे जो है वुमेन की हेल्थ जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सही नहीं है, या फिर यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, तो उस स्टेट के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अगर इस डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेट से ही पता चल पाएगा। तो ये भी है, ये एक अच्छा कह सकते हैं स्टेप है, क्योंकि फिर क्या होगा कि एक वहाँ के लोकल पीपल हैं उनको भी इन चीज़ों से अवेयर किया जा सकता है, इनिशिएटिव लिया जा सकता है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि अच्छा स्टेप है। फिर देखते हैं कि इसके गोल्स क्या थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब तक हमने NFHS के बारे में इतना कुछ देखा, तो इसके गोल्स क्या थे। तो कोई भी जो सर्वे होता है, कोई भी जो उसका एक, देखिए उसका एक गोल तो होता ही है कि डेटा कलेक्ट करना, और डेटा कलेक्ट ही क्यों करना, क्योंकि प्लान करना, डेटा के अकॉर्डिंग प्लान करना। तो गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग ही कोई पॉलिसी बनाती है, कोई इनिशिएटिव लॉन्च करती है, कोई स्कीम लॉन्च करती है। अब जब गवर्नमेंट को पता रहेगा कि इस पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पे इलिटरेसी है, वहीं पे तो गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी ना। नो डाउट गवर्नमेंट पूरे उस स्टेट पे फोकस करेगी, बट जो कह सकते हैं कि मेजर पार्ट जो है वो अगर उस डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जो है या फिर उस रीजन में जो है इलिटरेसी का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोकल पीपल को भी अवेयर करवा सकते हैं। वहाँ के लिए अलग से जो है डिस्ट्रिक्ट के जो कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होती है, वहाँ के कलेक्टर्स होते हैं, उनको इन चीज़ों से अवेयर करवाया जा सकता है, वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसके लिए डेटा होना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा कि जो it provides insight regarding important emerging health and family welfare issues। देखिए जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स है उसको तो ये प्रोवाइड करता ही है। अब जो वुमेन के हेल्थ के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे एनीमिया, न्यूट्रिशन, इन सब के बारे में बात करेंगे, तो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें तो सामने आती ही हैं, नो डाउट। फिर फैमिली वेलफेयर इश्यूज, कहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस ज़्यादा हो रहा है, या फिर कहाँ पे जो है वुमेन जो है वो डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रही है, डिसीजन मेकिंग बहुत कम है, तो वो सारा कुछ भी सामने आता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, NFHS also helps to monitor the progress of various sustainable development goals। SDG 17 है, ये आपको आइडिया होगा। उसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो SDG 3 पे किया जाता है, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग्स। पूरे इस रिपोर्ट में आप देखेंगे वुमेन की हेल्थ, चाइल्ड की हेल्थ के बारे में बात किया जा रहा है, तो उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, फिर की हाईलाइट्स देखते हैं NFHS 5 के बारे में। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो प्रोग्रेसिव है कह सकते हैं, क्योंकि NFHS 4 में जो भी डेटा आया था हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा प्रोग्रेस है NFHS 5 में। इसके बारे में हम बात करेंगे। सभी स्टेट्स एंड यूटीएस में देखा गया है ये। तो पूरे टोटल 6.37, ठीक है, 6,37,000 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं। पूरे इतने घरों से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं 707 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पूरे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी से ये डेटा कलेक्ट किया गया है, और इसमें इतनी वुमेन थी 7,24,000 एंड 1,01,000 मैन थे। ठीक है, तो पूरे हाउस होल्ड में तो नहीं होता है। भारत में जितने भी घर हैं, आप ये इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि पूरे घरों में, बिल्कुल नहीं। ये अक्रॉस इंडिया ये सर्वे करवाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी घर हैं, उन सब के ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक लार्ज स्केल पे होता है और उसी के थ्रू एस्टिमेट कर लेते हैं। तो 6.37 लाख सैंपल्स इतने घरों से 6.37 लाख घरों से ये सैंपल्स कलेक्ट किया गया था 707 डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, थ्रू आउट इंडिया। फिर फर्टिलिटी रेट इसके बारे में बात करें तो डिक्लाइन हुआ है। NFHS 4 में हमने देखा था कि 2.2 था, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे, और NFHS 5 में ये 2.0 मतलब 2 है। तो फर्टिलिटी रेट, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि 2.2 क्यों, कोई भी मदर जो है वो 2.5 बेबी तो डिलीवर नहीं करेगी, या तो 2 या तो 3 करेगी, है ना।
तो देखिए जैसे कि 100 वुमेन्स हैं, वो बेबी को डिलीवर कर रही है, 100 वुमेन्स अगर 150 बेबी डिलीवर्स कर रही हैं तो वहाँ पे एवरेज निकाला जाता है, ठीक है। ये नहीं कि अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक वुमेन कितनी बेबी को डिलीवर कर रही है उसको देखे फिर दूसरी कितनी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक पूरे स्टेट में कितनी बेबी कितने सारे वुमेन्स जो है बेबी डिलीवर किया है, वो नंबर ऑफ बेबीज एंड नंबर ऑफ वुमेन्स जिन्होंने डिलीवर किया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एवरेज निकाला जाता है। और ये एवरेज होता है इसीलिए पॉइंट में आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ओके। फिर अगर हम रिप्लेसमेंट लेवल देखें हमारा, तो ये रिप्लेसमेंट लेवल हमारा 2.1 है। इसके बारे में बात करेंगे क्या होता है रिप्लेसमेंट लेवल, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि जो 5 स्टेट्स हैं, बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, तो बेसिकली नॉर्थ कह सकते हैं आप, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है ये रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा टोटल फर्टिलिटी रेट देखा गया है। तो अब देखते हैं रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है। देखिए जितने भी लोग बॉर्न होते हैं, जितने बेबी बॉर्न होंगे, तो कुछ लोगों की डेथ भी तो होगी। तो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है। अगर इतनी ही बेबी अभी भी यहाँ पे अगर 2.1 होता, इसका मतलब हमारा पॉपुलेशन स्टेबल है, वो मतलब कम नहीं हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, ना ही इंक्रीज हुआ है। और अगर ये 2.0 है, इसका मतलब पॉपुलेशन थोड़ा सा कम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कम तो नहीं कह सकते अभी भी, लेकिन हाँ थोड़ा सा कम हुआ ये कह सकते हैं। अगर यहाँ पे 2.4 होता है NFHS 5 में 2.4, इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब इतने बॉर्न अगर होते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है। ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे डेटा देखेंगे तो 1992 से 1993 में जो है ये बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट था, 3.4 था। एंड 1921 के भी जो अभी रिलीज किया गया है उसमें 2 है, काफ़ी कम है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अंतर देख सकते हैं। पहले विमेन थी, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड बहुत सारे जो है वो फैक्टर्स होते थे, तो वो डिसाइड करते थे। तो पहले फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, अब देखेंगे आप कम है। तो ये इसका सोर्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, वैसे द हिंदू का है ये। जितने भी यहाँ पे डेटा लिए गए वो द हिंदू एंड गवर्नमेंट के वेरियस रिलायबल सोर्सेज से लिए गए हैं, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल बर्थ की अगर हम बात करें तो 79% था NFHS 4 में, और ये हो गया 89%। तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोग जो है वो इसके तरफ मतलब अवेयर हो रहे हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जो विलेज में ही ऐसा होता है ज़्यादातर कि जो वुमेन्स होती हैं, दाई वगैरह होती हैं, वैसे घर पे आती हैं, बेबी डिलीवर करने में हेल्प करती हैं, वो लोग जो है हॉस्पिटल को अप्रोच भी नहीं करती हैं वुमेन्स। तो ये चीज़ अगर बढ़ा है तो ये अच्छी बात है, 79 से 89% हुआ है। रूरल एरियाज़ में ये अभी भी 87% है, अर्बन एरियाज़ में 94% है, तो एक पॉजिटिव साइन कह सकते हैं। फिर डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो ज़्यादातर जो वुमेन्स होती हैं वो घरेलू चीज़ों में ही डिसीजन लेती हैं, तो उसी का एस्टिमेट है यहाँ पे कि हेल्थ केयर फॉर हर सेल्फ इंक्रीज हुआ है। ये भी मेकिंग मेजर हाउस होल्ड परचेजेस। देखिए जो वुमेन होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक तो उनके ऊपर पूरी फैमिली को चलाने का प्रेशर होता है, फिर अपने बच्चों को भी देखती हैं। आप खुद भी देख सकते हैं प्रैक्टिकली भी कि आपकी जो मदर होती हैं वो आप पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और खुद पे कम ध्यान देती हैं, खुद के हेल्थ पे, तो ये देखा जाता है। और फिर कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि गांव में अगर वुमेन, गांव में ज़्यादातर पहले ऐसा होता था, अभी का तो अभी भी कुछ लेवल पे ऐसा होता ही है कि जो वुमेन्स की अगर हेल्थ ख़राब हो जाती है तो जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी उतना कहीं ध्यान नहीं देते, वो कि वुमेन है ठीक हो जाएगी ऐसे करके, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि जो हेल्थ केयर है, ये जो वुमेन है वो अपनी हेल्थ को लेके भी अवेयर हुई हैं। कोविड का भी इम्पैक्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि अगर वो खुद हेल्दी नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं कोविड भी जो है ये इम्पैक्ट किया है लोगों के सोचने के तरीके पे, उसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। फिर मेकिंग मेजर हाउस होल्ड परचेजेस, घर में बहुत से खर्चे होते हैं। उसके बाद जो वुमेन्स होती हैं ज़्यादातर वही घर चलाती हैं, जो मेन होते हैं वो बस पैसे दे देंगे खर्च करने के लिए, है ना। तो वुमेन्स परचेज करती हैं, जो भी हाउस होल्ड परचेज होता है, घर चलाने का जितना भी खर्च होता है, तो उनको ये डिसीजन लेना होता है कि कहाँ पे कितना खर्च करना है। अगर वो कुछ मेजर परचेज कर रही हैं तो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है ये डिसीजन मेकिंग में भी मतलब देखा गया कि ये इंक्रीज हुआ है, कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ा है।
ओके फिर विजिट टू हर फैमिली और रिलेटिव्स, बहुत ही कॉमन सी बात है कि वुमेन ही डिसाइड करती है। जो वुमेन्स होती है वो ज़्यादातर रिश्ते निभाने में एंड ये सब में आगे होती हैं, तो वो ही डिसाइड करती है कि रिलेटिव से मिलना एंड फैमिली वगैरह। तो नागालैंड में 99% है सबसे ज़्यादा। फिर रूरल एरियाज में ये डिसीजन मेकिंग 77% है, अर्बन एरियाज में 81% है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो जो सेविंग अकाउंट्स हैं वुमेन की वो भी इंक्रीज हुआ है 53% से 79%। NFHS 4 में ये 53% था, अभी ये 79% है। तो इसके भी पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोविड में भी बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाए गए एंड गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया कि वुमेन्स को हेल्प किया जाएगा। फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई वुमेन अगर बेबी डिलीवर करती है, गर्ल चाइल्ड डिलीवर करती है, तो उनको कुछ सुविधा दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसका भी इम्पैक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे सेविंग अकाउंट्स की जो संख्या है वो बढ़ी है। ठीक है, फिर राइज इन ओबेसिटी, ये तो होना ही था, इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि और वो भी अगर देखिए तो लगभग सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में आपको ये दिख जाएगा कि जो ओबेसिटी है वो इंक्रीज हुआ है। वुमेन्स की भी बीच बात करें तो 21% से लेके 24% तक इंक्रीज हुआ है, और मेन की बात करें तो 19 से लेके 23% तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देखिए जो कोविड के पीरियड में बहुत सारे लोगों को घर पे बैठना पड़ा था, बहुत सारे अगर हम बहुत सारे लोगों को घर से काम मिल गया था, वर्क फ्रॉम होम, एंड माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनकी जॉब चली गई थी, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे थे, तो घर पे बैठे बैठे ओबेसिटी तो ये तो बढ़ना ही था। ठीक है, तो ये कह सकते हैं निगेटिव न्यूज़ है। और चाइल्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, आई एम रियली सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, जो 12 to 13 मंथ्स के चाइल्ड होते हैं उनका वैक्सीनेशन होता है, आपने देखा होगा टीका वगैरह लगाया जाता है उनका रेगुलर, एक रेगुलर इंटरवल पे टीका वगैरह लगाते रहते हैं पोलियो वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो इंक्रीज हुआ है 77% जो है 12 to 13 मंथ्स के जो चाइल्ड है उसमें 77% बच्चों का वैक्सीनेशन होता है। अब आप सोचेंगे कि हम इतना इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी 77% क्यों, 100% क्यों नहीं है? देखिए बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत सारे डिप्राइव्ड एरियाज जहाँ पे लोग इन चीज़ों को प्रेफर भी नहीं करते और उनके पास सुविधा भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, तो ये सारा कुछ जो, तो ये 100% तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन पिछले NFHS 4 में ये 62% देखा गया था, और अभी जो है ये 77% है, तो अच्छी बात है। फिर देखते हैं कि चाइल्ड स्टंटिंग, तो चाइल्ड स्टंटिंग भी डिक्लाइन हुआ है। स्टंटिंग होता ही क्यों है? न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, है ना, या फिर आप अगर देखेंगे जो अच्छे से पेरेंटिंग नहीं हो पाती है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, तो भी ये स्टंटिंग होता है। तो 38% से डिक्लाइन होकर 36% पे आ गया है, और रूरल एरियाज में अगर बात करें तो 37% है, अर्बन में देखिए तो 30% है, तो ये भी डिक्लाइन हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरी जो भी की हाईलाइट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। सो इफ़ यू जनरली लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, एंड प्लीज़ फीडबैक दिया करिए अपना, क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं फिर ज़रूरी होता है, एक न्यू चैनल है तो आपका फीडबैक बहुत ही मैटर करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।